स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के एडिटोरियल विद एमसीक्यू में आपका स्वागत है। ये कंटेंट आपके एग्जाम के रिलेवेंट तभी हो सकते हैं जब इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ 1-2 बार रिकॉल करने के बाद फिर चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सो प्लीज़ इसको छोटा सा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, मध्यस्थता कानून यानी आर्बिट्रेशंस जो लॉ होता है में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन हैं? सो राइट आंसर इसका है टी.के. विश्वनाथन। याद रखना, टी.के. विश्वनाथन हैं आर्बिट्रेशंस लॉ में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। सो सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और अदालतों पर दबाव कम करने के लिए पूर्व कानून सचिव टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल की गठन किया है। एक विशेषज्ञ पैनल की गठन किया है। यह पैनल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के सुधार का प्रस्ताव देगा। अटॉर्नी जनरल एन वेंकट मणि की सदस्यता वाली समिति की स्थापना केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा की गई है। तो याद रखना, ये टी.के. विश्वनाथन, ओके। और ये अदालतों के भार को कम करने के लिए एक पहल है। सो मेंस के पर्पज़ से भी काफ़ी ये रिलेवेंट होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर है, हाल ही के खबरों में देखी गई कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना, कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। सो राइट आंसर है रक्षा, ठीक है। सो भारत के रक्षा और सुधार अधिकारियों ने हाल ही में सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक समान वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय थिएटरीकरण प्रक्रिया के लिए सरकार की रणनीति के साथ निकटता में मेल खाता है, जो कि सेना की 3 शाखाओं के बीच अधिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो याद रखना, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ये क्वेश्चंस मैंने 2 से 3 बार करा दिया हूँ इसी वीक में, आज फिर से यहाँ पे लाया हूँ। सो गीता प्रेस, ठीक है। सो गीता प्रेस गोरखपुर को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक है भारत में। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ, लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा गीता प्रेस के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो स्थापना है ना, इसका स्थापना वह 29 अप्रैल 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? जयदयाल गोयनका और घनश्याम जलान के द्वारा। याद रखना, मैं नोट कर दे रहा हूँ, जय दयाल गोयनका। थोड़ा सा राइटिंग को आप इस इग्नोर करना, उतना कंफर्ट में हो नहीं पाता हूँ पैड पे लिखने में, ठीक है। घनश्याम दाम गोयनका, घनश्याम दाम जलान, ठीक है। ये इसके संस्थापकों में से एक हैं। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, तो मुख्यालय है गोरखपुर में। गोरखपुर एक ज़िला भी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो वहीं पे इसका मुख्यालय भी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस संस्था ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता द्वारा उत्पाद पेशकश पर दिशा निर्देश जारी किया है? सो राइट आंसर है सेबी, ठीक है।
सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1988 को, यानी 12 अप्रैल 1988 में इसका स्थापना हुआ है। और इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको कब वैधानिक मान्यता मिला। तो जो सेबी अधिनियम 1992 के तहत यानी 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ है। ये भी याद रखना, वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता मिला है। अगर इसका हम हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर इसमें बात करें कि क्या काम करता है, देखिए ये ना इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रोटेक्शंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोशंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैक एक्सचेंज, ठीक है। जो बैंक है उनको लाइसेंस देने का, जो शेयर मार्केट उनको रेगुलेट करने का, लाइसेंस देने का काम अब शेयर बाज़ार को रेगुलेशंस जारी करने का जो काम है अब सेबी का काम है, ठीक है। तो ये जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है ना, इसको रेगुलेट करने का काम करता है सेबी अब, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए। अब इसको देख लेते हैं इसके बारे में। सो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, जिससे उन्हें सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति के अलावा अन्य उत्पादों की पेशकश करने से रोक लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस कंपनी ने छोटे समाचार प्रशासकों की सहायता के लिए इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम शुरू किए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है गूगल। अगर देखिए ये यूपीपीसीएस, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, बीपीएससी में अगर ये क्वेश्चंस नहीं आता है तो वनडे एग्जाम का ये 110% क्वेश्चन छप कर आएगा कि किस कंपनी ने छोटे समाचार प्रशासकों की सहायता के लिए इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू किया है। तो गूगल ने शुरू किया है, ठीक है। अगर गूगल के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है ना, आविष्कार हुई है वह 27 सितंबर, ठीक है, 1998 में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? लैरी पेज और सेर्जी ब्रेन के द्वारा, इसके संस्थापक के रूप में हैं। ये दोनों जो विद्यार्थी थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे उस समय, और ये रिसर्च के फॉर्म में इसको आविष्कार किया था इन्होंने। भारत में अगर गूगल की बोले कि कब आया तो 2004 में मान सकते हैं कि भारत में गूगल आया था, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। सो गूगल ने भारत के छोटे समाचार प्रशासकों को प्रशिक्षण, सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो कि अंग्रेज़ी के अलावा 8 स्थानीय भाषाओं में काम करते हैं। इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्त पोषण के माध्यम से अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी में समाचार प्रशासकों का समर्थन करना चाहता है। तो आप समझ गए कि इसका मोटिव क्या है और किस हिसाब से ये लोगों का हेल्प करना चाहता है, स्टार्टअप का हेल्प करना चाहता है, संस्थाओं का हेल्प करना चाहता है, ठीक है। तो गूगल के भी बारे में हमने जाना और इससे जो जुड़ा हुआ न्यूज़ था हमने वो भी जानना चाहा। नेक्स्ट है एडिटोरियल कि भारत में हीट वेव क्या है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप मैप से देख सकते हैं कि इन जगहों पे पूरे वर्ल्ड में ये जो जगहें हैं यहाँ पर हीट वेव अपना प्रभाव छोड़ रहा है, ठीक है। सो हीट वेव क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो हीट वेव होता है ना, जो गर्मियों का समय रहता है, तो गर्मियों के समय में जो गर्मी के मौसम होता है ना, उसमें जो तापमान होता है जब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, मान के लिए कि सामान्य गर्मी का मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये सामान्य है गर्मी के मौसम में ये टेम्परेचर, ठीक है।
अब ये जो टेम्परेचर है, इससे अगर सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर, मान के लिए कि 35-42 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, सामान्य अवस्था से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है और उसका जो पीरियड होता है वो 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा का जब समय हो जाता है तो उसको हम हीट वेव कहते हैं, उसको हीट वेव से इंगित किया जाता है। ठीक है, इसका ना कहीं कहीं पे 6 डेज भी आता है, कहीं पे 2 डेज आता है, तो मिनिमम मान चला कि 2 डेज रहे मिनिमम। सामान्य टेम्परेचर से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 2 दिन से ज़्यादा रहे वो, तो उसको हम हीट वेव की श्रेणी में ले लेते हैं कि आज का ये जो टेम्परेचर है ये हीट वेव में चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा हीट वेव। अब आते हैं गर्मी से संबंधित स्थितियां व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से हीट वेव के दौरान महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती हैं। जनसंख्या की भलाई सुनिश्चित करने के लिए इन स्थितियों, उनके लक्षणों और निवारण उपायों को समझना महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की है। ठीक है, हीट वेव जोखिम को संबोधित करने के लिए बैठकों की अगर बात करें तो मनसुख मांडविया ने भीषण गर्मी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान उन्होंने प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमों की तैनाती की घोषणा की, जिनका के उद्देश्य सरकारों का मार्गदर्शन करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। देखिए, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए कि सरकार क्या पहल कर रही है इसके लिए। ठीक है, गर्मी की थकावट और हीट स्ट्रोक को समझने की बात करें तो गर्मी की थकावट एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर अपने मूल तापमान को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक पसीना बहाता है। इसमें थकान और निर्जलीकरण यानी बॉडी जो होता है, यानी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बातें की जा रही है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे डिहाइड्रेशन की बातें की जा रही हैं, लेकिन यह घातक होने की संभावना नहीं है। हालांकि हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जो कि तब होती है जब शरीर का मुख्य तापमान तेज़ी से बढ़ता है और यह ठंडा होने में असमर्थ हो जाता है। सो हीट स्ट्रोक से अंगों की शिथिलता हो सकती है और यह जानलेवा भी हो सकता है। अब तो न्यूज भी आ रहा है कि बहुत लोग हॉस्पिटलाइज भी हो। ओके, इसके लक्षणों की पहचान और चिकित्सा सहायता की बात करें तो हीट स्ट्रोक के मामले तत्काल चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बिना पसीना, उदनापन और उल्टी, मलमूत्र उत्पादन और सांस लेने की कठिनाई का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। कमज़ोर समूहों जैसे कि बुजुर्ग, छोटे बच्चे, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को विशेष देखभाल दी जानी चाहिए क्योंकि वे गर्मी के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी बॉडी ऐसी अवस्था में है जो कि आज के परिवेश में वो नहीं लड़ सकते हैं, सो उनको काफ़ी बेहतर देख रेख की आवश्यकता है। सो हमने हीट वेव को भी समझ लिया, सरकार की क्या पहले हैं हमने इसको भी समझ लिया। तो ये अवेयरनेस के लिए था। सो ये एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर के जो उपरोक्त हमने 1 लाइनर क्वेश्चंस किया है, प्लीज़ उसको आप प्लीज़ माइंड रखना और उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आपको ये एडिटोरियल डिस्कशंस, ये MCQ कैसे लगे, सो प्लीज़ आप बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।